देखिए, मोदी जी की थीसिस ये है कि बजट के जरिए आप वोट नहीं पाते। महंगाई की वजह से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बेरोजगारी की वजह से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सर, इस पूरे बजट के 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। बहुत दिनों से नारेबाजी हो रही थी कि हमारे यहाँ ये बनेगा, हमारे यहाँ वो बनेगा। डिफेंस सेक्टर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। चुनाव जीतने के बाद जब बजट पेश करेंगी तो जो उनका मन आएगा वो करेंगी। हाल ही हाल चुनाव जीता होगा, हनीमून चल रहा होगा उनका। इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है। तो ये बजट बेरोजगारी की समस्या को बिल्कुल संबोधित नहीं करता। तो इंटरिम बजट जिसका सबको इंतजार था वो आ चुका है। सबको उम्मीद थी कि इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी घोषणाएं होंगी इस बजट में, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी, कुछ रह भी गया होगा। पॉजिटिव बातें हमने बहुत देखी, लेकिन इस बजट में क्या चीजें हैं जो छूट गई, या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहिए, ये इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी। सर नमस्कार, हमें वक्त देने के लिए। जी सर, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बजट में जब समीक्षा की जा रही है तो ज्ञान शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो अब अन्नदाता को लीजिए, अन्नदाता का मतलब होता है किसान। आप किसानों की किसी भी प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, उसका हमेशा बार बार ये कहना होता है कि इस बजट में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर वो तिलहन उगाता है, वो दाल उगाता है, सवाल ये है कि उसको वो किस दाम पे बाजार में बेचेगा। जो कैश क्रॉप्स हैं, अगर फायदेमंद सौदा उसके लिए नहीं मिलेगा बाजार में, तो उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। किसान के लिए कुछ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है भारत की बेरोजगारी। जयंत सिन्हा जो एक जमाने में वित्त राज्य मंत्री थे, एबीपी का ही कार्यक्रम था, मैंने उससे कहा था, सिन्हा साहब आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है बेरोजगारी का, आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है? सिन्हा साहब बोले हाँ सुनाई पड़ रही है। नहीं, आपके पास क्या तरीका है इस टाइम बम को डिफ्यूज करने का? वो कोई जवाब नहीं दे पाए। आज उस टाइम बम की टिक टिक और ज्यादा जोर से सुनाई पड़ रही है। करोड़ों लोग जॉब मार्केट में हर साल आते हैं। बजट में ये कहा जा रहा है कि आप दूरगामी दृष्टि से सोचिए। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, इन द लॉन्ग रन एवरीबॉडी वुड बी डेड। यहाँ तो रोज खाना चाहिए, हर महीने के आखिर में तनख्वाह चाहिए। आप सोचिए, हम सब लोगों को हर महीने के आखिर में अगर आमदनी नहीं मिलेगी तो हम लोग कैसे काम चलाएंगे? तो ये बजट बेरोजगारी की समस्या को बिल्कुल संबोधित नहीं करता। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या को संबोधित नहीं करता, इसलिए गरीबों की और युवाओं की समस्याओं को संबोधित नहीं करता। ये इस बजट की बुनियादी समस्या है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी बड़ी बातें की गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें ट्रांसपोर्ट जो हमारा सेक्टर है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोड सेक्टर है, उस पे कोई बात नहीं की गई है। पिछली बार भी जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि 12,000 किलोमीटर की सड़क बनाने का एस्टिमेट था, लेकिन वो 5,700 समथिंग किलोमीटर ही बन पाई है। तो इन सब चीजों को, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास पैसा ही नहीं है। मिनिस्ट्री के पास चूंकि निवेश करने के लिए पैसा नहीं है कार्यक्रमों में, इसलिए वो आधा ही काम कर पाई मिनिस्ट्री। देखिए, सबसे ज्यादा सक्षम मंत्री माने जाते हैं नितिन गडकरी। कितनी तारीफ होती है, प्रधानमंत्री खुद भी उनकी तारीफ करते हैं। इतना सक्षम मंत्री जिसको इतना श्रेय दिया जाता है, वो भी अपने लक्ष्य को आधा ही पूरा कर पा रहा है। क्यों पूरा कर पा रहा है? क्योंकि उसके लिए धन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अच्छा, दूसरा, आप जो कहा जाता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पैसा दिया जा रहा है, जरूर दिया जा रहा है, अच्छी बात है। हर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उससे भविष्य अच्छा बनता है। लेकिन उसको रोजगार के साथ सीधे सीधे मत जोड़िए। ये जो तर्क दिया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जा रहा है इसलिए रोजगार बढ़ जाएगा, रोजगार नहीं बढ़ता है उससे। एक जमाना में बढ़ता था, वो भी लोअर लेवल का रोजगार बढ़ता था। जब से नई टेक्नोलॉजी आई है, साधारण मजदूर को भी बहुत ज्यादा काम मिलना उसमें कम हो गया है, क्योंकि अब मशीनीकरण हो गया है निर्माण का। बड़े पैमाने पर पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। पहले सारा काम मैनुअल हाथों से होता था, तो वो भी कम हो गया है। रोजगार की समस्या बहुत विकट है। 3 क्षेत्र हैं इनमें रोजगार मिलता है। कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिलता है, और मेरे ख्याल से जो अगर देश को आप बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लें, उसमें रोजगार मिलता है, और असंगठित क्षेत्र में रोजगार मिलता है। देश की 96% श्रम शक्ति जो है असंगठित क्षेत्र में काम करती। असंगठित क्षेत्र ध्वस्त पड़ा हुआ है। उसको पहले कोरोना ने ध्वस्त किया, उससे पहले आपके नोटबंदी की वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, फिर जीएसटी की वजह से जो कि फॉर्मलाइजेशन किया गया सब चीज का, उसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ। वो उभर नहीं पा रहा है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है असंगठित क्षेत्र को उभारने की। कृषि के क्षेत्र पे उसका ध्यान नहीं है।
कृषि के क्षेत्र पर ध्यान नहीं है, असंगठित क्षेत्र पर ध्यान नहीं है, तो अब रोजगार कहां से पैदा होगा? और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से चीन की तरह भारत अभी बहुत दूर है। वो समय अभी आया नहीं है, भविष्य में बन जाएगा, तब देखा जाएगा। सर, एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में भी हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है, जबकि चुनाव का वक्त है। तो आप इस चीज को किस तरह से देख रहे हैं एक मिडिल क्लास इंसान के लिए? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में अगर रियायत मिलती तो मुझे भी फायदा होता, आपको भी फायदा होता, हम लोगों को खुशी होती। लेकिन अगर आप देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें प्रत्यक्ष कर देने वालों की संख्या बहुत कम है। कुल मिला के 8.5 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। उसमें भी 45% लोग ऐसे हैं जो कि ना के बराबर टैक्स देते हैं। तो कुल मिला के 5-5.5% लोग ही दरअसल टैक्स देते हैं। ऐसे लोगों पे हम लोग बहुत ज्यादा बहस करते रहते हैं। मैं भी उनमें आता हूं, आप भी शायद उनमें आते होंगे, लेकिन देखा जाए तो सारी बहस इससे अलग हटके होनी चाहिए। अब जीएसटी है, सब जीएसटी बड़े पैमाने पर सरकार जो है वो टैक्स उगा रही है जीएसटी के जरिए। तो ऐसे कभी एक हमारे मित्र ने बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने लिखा कि देशभक्ति केवल टैक्स देना ही नहीं है, देशभक्ति ये सरकार से पूछना भी है कि टैक्स का रुपया जो आपने जमा किया इसका आपने किया क्या। तो अगर आप उस रुपए का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजगार, आप कहते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दे दी। अरे भाई, किसानों की आमदनी बढ़ाओ, सम्मान निधि देने, वही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी सम्मान निधि देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार का तो कहना है कि ऑलरेडी 11.8 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट दे चुकी है फार्मर्स को। ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट है, ये दरअसल उनकी आमदनी ना बढ़ा पाने का की एक कमजोर भरपाई है, एक अपर्याप्त भरपाई है। अगर आप किसानों की आमदनी दूनी करने की बात छोड़ दी, अगर ड्योढ़ी भी कर देते आमदनी, तो आपको ये डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट देना ही नहीं पड़ता। डायरेक्ट बेनिफिट आप टुकड़ों के तौर पर दे रहे हैं। टुकड़े नहीं चाहिए लोगों को, टुकड़े लोगों को निष्क्रिय बनाते हैं, टुकड़े लोगों की बेइज्जती करते हैं, टुकड़े लोगों का मनोबल गिराते हैं। सर, फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है, सरकार कह रही है कि 5.8% का लक्ष्य है। इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी काबू से बाहर है। दूसरी तरफ अगर हम भाजपा नेताओं को सुनते हैं तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये सारा नैरेटिव किधर को जाता है? देखिए, आप आंकड़ों की बाजीगरी करना चाहते हैं? आप कहते हैं हमारा इतना जीडीपी है, जबकि आप किसी भी निष्पक्ष अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए, वो कहेगा सरकार अगर कहती है कि हमारे पास 7% जीडीपी है, तो आप आराम से उसमें 2% कम करके उसको देखिए। ये कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी दौर में चीन से सीखा कि किस तरीके से जीडीपी के आंकड़ों को इन्फ्लेट किया जा सकता है। इससे दुनिया में कुछ दिनों के लिए छवि बेहतर होती है और आपके देश को बहुत सारे वो मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। लेकिन जल्दी ही लोग चीन का ये हथकंडा समझ गए। उसके बाद आप देखिए चीनी अर्थव्यवस्था भी संकट का शिकार हो रही है। आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो वो भी यही कर रहे होते, ये सरकार कर रही है। इस सरकार ने ये मनमोहन सिंह से सीखा है। ये जीडीपी के आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करते हैं। इस सरकार के आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बजट है, इसमें आप ये मानते हैं कि वोटरों को लुभाने में ये नाकाम रहा है, या वोटरों के लिए ही ये बजट बना, बाकी सब चीजों के लिए? देखिए, मोदी जी की थीसिस ये है कि बजट के जरिए आप वोट नहीं पाते। आर्थिक प्रश्नों का राजनीतिकरण इस देश में होना शुरू नहीं हुआ है। महंगाई की वजह से वोट नहीं पड़ते। महंगाई की वजह से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बेरोजगारी की वजह से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। वो दूसरे तरह का राजनीतिक और रणनीतिक प्रबंधन करते हैं। नीतीश कुमार को फोड़ देंगे, मायावती को अलग से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। वो इसके जरिए अपनी सीटें सुरक्षित करना चाहते हैं। बजट में लोगों की आमदनी बढ़ाकर, रोजगार देकर, महंगाई कम कर चुनाव जीतना उनका इरादा नहीं है। लेकिन सर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स को अगर हम देखें, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 3 करोड़ लोगों को गरीब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया गया है, 2 करोड़ को देने का वादा है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये वोट के लिए किया जाता है, क्योंकि ये तो सभी लोग करते हैं। मुख्यमंत्रियों के भी अपने लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार के भी अपने लाभार्थी हैं। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये दरअसल लाभार्थी बनाने की पूरी योजना जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के संस्थान है, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये इन सब का सुझाया हुआ एक हथकंडा है ताकि सड़कों के ऊपर विद्रोह ना हो। लोगों को थोड़े पैसे मिलते रहेंगे तो आमदनी कम होने से सड़कों पर जो रिवोल्ट की आशंका है, वो आशंका इससे रोक दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, और व्यवस्था का कामकाज चलता रहता है और कारपोरेट पूंजी की सेवा की जाती रहती है। सर, इस पूरे बजट के 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव।
देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है। मैं ये मानता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा फिर बढ़ाया, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इसका ये है कि ये सरकार लगा रही है, इसकी वजह से जो निजी क्षेत्र के पास निवेश कराना चाहिए, सरकार अभी तक इतना विश्वास नहीं पैदा कर पाई है कि वो निजी क्षेत्र को निवेश करने की तरफ ले जा सके। निजी क्षेत्र के पास, मेरा मानना यह है, और इस तरह की ये थोड़े आंकड़े पुराने हैं, नए आंकड़ों की मैंने जांच नहीं की, कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए रखे हुए हैं व्हाइट मनी के, जिसको निजी क्षेत्र अपनी तिजोरी से निकालकर निवेश करने को तैयार नहीं है। जब तक निजी क्षेत्र के मन में यह विश्वास नहीं होगा कि हम अर्थव्यवस्था में निवेश करें, इसका हमें फायदा होगा, हम नई कैपेसिटी तैयार करें। कैपेसिटी इसलिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रही पुरानी कैपेसिटी 100% काम नहीं कर रही है। जब पुरानी फैक्ट्री 100% काम नहीं कर रही, नई फैक्ट्री वो क्यों लगाएगा? तो ये काफी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं अर्थव्यवस्था की। सरकार लीपापोती के जरिए उन समस्याओं को निपटाना चाहती है। सर, डिफेंस सेक्टर कहाँ नदारद रह गया है पूरे बजट? ये तो आप किसी सरकारी प्रवक्ता से पूछिए। बहुत दिनों से नारेबाजी हो रही थी कि हमारे यहाँ ये बनेगा, हमारे यहाँ वो बनेगा। डिफेंस सेक्टर की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। देखिए, वो वहां भी हथकंडा क्या है कि किसी विदेशी हथियार निर्माता से कहेंगे कि भारत के अंदर फैक्ट्री खोल लो अपनी, फिर कहने लगेंगे कि मेड इन इंडिया है। क्या सैमसंग जो यहाँ पे टीवी बनाता है वो मेड इन इंडिया है? आप बताइए, क्या जो MG मॉरिस गैराज वाले जो कारें बना के बेच रहे हैं वो मेड इन इंडिया है? तो फिर मेड इन इंडिया की परिभाषा बदल दीजिए। तो यानी कि कुल मिला के सर आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट? देखिए, सरकार असली नंबर दिए जाते हैं राजनीतिक मोर्चे पे। पॉलिटिकल फ्रंट पे सरकार कामयाब है। उसने पिछला चुनाव भी जीत लिया था, समझा जा रहा है कि अगला चुनाव भी जीत लेगी। बजट वो कैसी भी बनाता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अभी ये इंटरिम है, उन्होंने पहले ही हामी भर दी है कि जुलाई में वो फुल बजट पेश करेंगे। तो वो तो पहले ही 5 फुल बजट पेश कर चुकी हैं। उम्मीद है 2000 जुलाई तो 2000 चुनाव जीतने के बाद जब बजट पेश करेंगी तो जो उनका मन आएगा वो करेंगी। हाल ही हाल चुनाव जीता होगा, हनीमून चल रहा होगा उनका, मतलब जो 6 महीने होते हैं वो चल रहा होगा, उसमें तो कुछ भी वो कर दें। तो वो ये सब बात है। देखिए, बजट जो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ना, वो पॉलिटिक्स के साथ में उसका रिश्ता नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से पॉलिटिक्स के ऊपर वोट की दुनिया पर असर पड़ता हो। वोट की दुनिया अलग है और पॉलिटिकल इकोनॉमी की दुनिया अलग है। जब तक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तब तक महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब के ऊपर वोट पड़ना शुरू नहीं होगा। भाजपा का सबसे बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर आपको कौन सा लगा, जितनी भी सरकारें आई? मेरे ख्याल से अरुण जेटली सबसे काबिल और अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनके जाने के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी को उनका विकल्प नहीं मिला। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये अभय दुबे सर से हमारी सार्थक बातचीत थी इंटरिम बजट को लेकर। इन्होंने बताए बजट के बहुत सारे नेगेटिव्स और कुछ पॉजिटिव भी। इनका कहना है कि सरकार का जो बजट है उसको अगर आप नंबर भी देना चाहे तो आप उसको राजनीतिक मोर्चे पर दीजिए, ना कि आर्थिक मोर्चे पर। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।